हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज का नया और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। इसका नाम है एम्पियर के परिपृथीय नियम के अनुप्रयोग, जिसमें सबसे पहला अनुप्रयोग होगा अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। इसमें सबसे पहले, चूंकि इसमें हेडिंग ने साफ साफ बता दिया है कि एक हमें अनंत लंबाई का सीधा चालक तार लेना है, जिसको हम x और y नाम देते हैं। सर्वप्रथम हमने यहाँ पर अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार लिया है, जिसमें I धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित करते हैं। अब ऑस्टेड के नियम के अनुसार जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर भी हम इसमें I धारा प्रवाहित कर रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर, तो इसका मतलब यह है कि इसके चारों ओर भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको केंद्र मानते हुए R दूरी पर, यानी कि R त्रिज्या लेकर इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र की कल्पना करेंगे। यहाँ पर कोई बिंदु मान लेंगे P, जहाँ हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्लियर है? अब हमने ये तो बना लिया इसका चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन इसकी दिशा का नहीं पता है। अब हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करेंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि अगर हम अंगूठे को धारा की दिशा में करें तो हमारी मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। क्लियर है? मान के चलेंगे ये हमारा चालक तार है और धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। तो अगर हम अंगूठा धारा की दिशा में करें तब हमारी मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। एक बार फिर से समझेंगे। अगर हम धारा की दिशा में अंगूठा करें तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। ठीक इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर धारा की दिशा में अंगूठा करें तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, यानी कि हमारी उंगलियां इस तरह मुड़ रही हैं। इसका मतलब यह है कि चुंबकीय क्षेत्र भी इसी दिशा में होगा। यहाँ पर हम इसे मिटा देते हैं तो हमारा ग्राफ पूरा बन जाता है। इसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। क्लियर है? अगर हम बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालें तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस दिशा में होगी और बिंदु P पर ही हम एक अल्पांश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक अल्पांश मान लेते हैं, जिसको हम dl नाम देंगे। क्या नाम देंगे? dl नाम देंगे। क्लियर है? इसकी दिशा भी इसी दिशा में होगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कोण होगा वो कोण कितना होगा? 0 अंश होगा। क्लियर है? एक बार फिर से समझेंगे। सर्वप्रथम हमने एक धारावाही चालक तार लिया जो अनंत लंबाई का है, x और y नाम दिया है। इसमें I धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित की गई है। इसको केंद्र मानते हुए इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र की कल्पना की है, क्योंकि ऑस्टेड के नियम के अनुसार किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसको केंद्र मानते हुए R त्रिज्या लेकर इसके चारों ओर भी एक चुंबकीय क्षेत्र की कल्पना की है। इस पथ पर हमने एक बिंदु P माना है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यहाँ पर एक अल्पांश मान लेंगे, जिसको हम नाम देंगे dl, और बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसी दिशा में होगी जिस दिशा में हमारा अल्पांश की दिशा है। मतलब जिस दिशा में हमारे अल्पांश की दिशा है उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। मतलब यहाँ पर थीटा कोण कितना होगा? 0 होगा। तब हम इसमें लिखेंगे संपूर्ण वृत्तीय पथ के लिए रेखीय समाकलन। संपूर्ण वृत्तीय पथ के लिए रेखीय समाकलन, यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण वृत्तीय पथ के लिए रेखीय समाकलन।
रेखीय समाकलन, संपूर्ण वृत्तीय पथ के लिए रेखीय समाकलन कितना होगा, समाकलन का चिन्ह लाएंगे बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, जिसको अगर हम खोलें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा। क्लियर है, ये भी क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। उसी के अनुसार बी डी एल कॉस थीटा हो जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि बी व डी एल समान दिशा में है, क्या है, समान दिशा में है, इसका मतलब ये है कि कोण कितना होगा, 0 अंश होगा। तो यहाँ पर अगर हम 0 अंश रखें तो ये हो जाएगा हमारा समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू समाकलन बी डी एल कॉस 0 कितना हो जाएगा, कॉस 0। और चूंकि हम जानते हैं कि कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू समाकलन बी डी एल। क्लियर। अब ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा बी समाकलन डी एल। अब ये डी एल क्या है, यहाँ पे डी एल है यहाँ पर एक अल्पांश। अगर इस अल्पांश को हम अनेक भागों में तोड़ दें, ये भी अल्पांश है, डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल, सभी को छोटे छोटे भाग यानी कि अल्पांश में तोड़ दें इस पूरे वृत्तीय पथ को, तो एक वृत्ताकार लूप बनाते हैं जो एक परिधि का निर्माण करते हैं। ये डी एल प्लस डी एल सभी को जोड़ेंगे तो एक परिधि का निर्माण करेंगे। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि कितनी होती है, डी एल बराबर होता है 2 पाई आर। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 पाई आर रखेंगे। इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर। अब हम यहाँ पर एम्पियर का परपतीय नियम लगाएंगे, तो लिखेंगे एम्पियर के परपतीय नियम से, एम्पियर के परपतीय नियम से। एम्पियर का परपतीय नियम क्या कहता है, एम्पियर के परपतीय नियम के अनुसार किसी बंद पथ के अनुदिश कुल चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पथ में बहने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। एक बार फिर से समझेंगे कि किसी बंद पथ के अनुदिश उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पथ में से गुजरने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। जो इसका रेखीय समाकलन होता है इसमें गुजरने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। क्लियर है, और इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर सेकंड। तब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड की करेंगे तुलना, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करेंगे तो बी डी एल का मान हम यहाँ पर रख सकते हैं या फिर इसका मान हम यहाँ पर रख सकते हैं। क्लियर है, तो इसका मान हम यहाँ पर रखेंगे, तो बी डी एल का मान कितना है, बी इंटू 2 पाई आर। तो लिखेंगे यहाँ पर बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू कितना है, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई। इसका मान यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दिया है क्योंकि बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई और बी डी एल इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर। जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी दोनों की इक्वल होगी, तो यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड भी दोनों की इक्वल कर दी। अब चूंकि हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, इसका मतलब ये है कि बी का मान कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन
2πr। ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर कितनी होगी, μ0I/2πr होगी। यही है एम्पियर के पर्पतीय नियम का पहला अनुप्रयोग।